हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस कवर करेंगे। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पी वाई क्यूज हैं और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन उनको हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ सारे जितने इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनकी जो लिस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इसे साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं और मैंने इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला। ठीक है, जो कि है वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। उसके बाद जो अगला फॉर्मूला है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उसका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर कोई सोर्स चार्ज है स्मॉल क्यू से हमने डिनोट किया है, ठीक है, उसकी वजह से किसी P पॉइंट पर जो उस सोर्स चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पर है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा ये उसका फॉर्मूला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका ये फॉर्मूला है। एक्सियल लाइन के लिए हम थीटा की वैल्यू को जीरो पुट कर देंगे, तो कॉस जीरो पुट करोगे आप तो ये फॉर्मूला आएगा। इक्विटोरियल पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला है वहां पर आप थीटा की वैल्यू को 90 पुट करेंगे और वहां पर फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो आएगा। ये सब फॉर्मूला जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, जहाँ की आपको पता ही है कि एक चार्ज पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, ये यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस का ये वाला फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qi/Q अपॉन में Ri फॉर ऑल पेयर्स। ठीक है, Qi/Q Ri फॉर ऑल पेयर्स। अगर जैसे हमारे पास तीन चार्जेस का सिस्टम है, तो पहला हो गया Q1 Q2 R12। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ही है। दूसरा हो गया Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। और तीसरा हो गया फिर Q3 Q1 R31। ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, उसका फॉर्मूला आपके सामने है। U इज इक्वल टू -P/E cos θ2 माइनस cos θ1। θ1 जो है वो डायपोल की का इनिशियल एंगल है एक्सटर्नल फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और θ2 जो है वो फाइनल एंगल है। P जो है वो आपको पता ही है, वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फॉर एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर जो है वो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/d है। और अगर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करती है और उस इलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है वो है T, जबकि प्लेट के बीच की जो सेपरेशन है वो है स्मॉल d,
तो उसका फॉर्मूला ये आपके सामने है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर फॉर थ्री कैपेसिटर विच आर इन सीरीज, तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये फॉर्मूला है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के ये तीन फॉर्मूलाज हैं। अब अगर हम एक कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देते हैं और जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं वो बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो जो हमारे वेरिएबल्स हैं उन पर क्या असर होगा, वो ये आपके सामने ये फॉर्मूला, ये सब जो फॉर्मूलाज हैं ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ये दो पार्ट में है कि जब हमने बैटरी कनेक्ट करी है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये दूसरा पार्ट है जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करी है और बैटरी कनेक्टेड नहीं है। तो ये फॉर्मूलाज है। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के। ये देखिए, ये हमें एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस फिगर में एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, वो that is located at a point, and a unit test charge q moves along path 1 in one complete circle around q, and in figure b, second and third represent paths along which a unit test charge is moved from point a to point b in the presence of electrostatic field। तो ये हमसे पूछा गया है कि बताइए कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट ये है कि वर्क डन along path 1 is 0। तो ये वर्क डन फॉर दिस पाथ इज 0, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, और इसमें अगर हम एक क्लोज पाथ में चलेंगे तो वर्क डन 0 ही होता है। और वैसे भी अगर क्यू चार्ज यहाँ पर आपने सेंटर पे रखा है, तो ये जो डॉटेड सर्कल है ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस में मूव होने पर वर्क डन 0 होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अब सेकंड है कि टोटल वर्क डन अलोंग पार्ट 2 एंड देन अलोंग बी सी ए इज 0। अब देखिए, आप पार्ट 2 में जाएंगे, ये पार्ट 2 है, और उसके बाद अलोंग बी सी ए आओगे। फिर ये जो वर्क डन है, अब ये वर्क डन 0 होगा। अब ये 0 होगा कि नहीं होगा, अब देखिए, अब ये भी वही है ना कि एक आप क्लोज पाथ में जा रहे हैं, तो क्लोज पाथ में तो वर्क डन फिर 0 ही होगा। ठीक है। हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ा था ना +1 में। तो यहां पर ये कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज पाथ में वर्क जो होता है वो 0 होता है, तो ये सेकंड भी सही है। अब वर्क डन अलोंग पाथ 2 इज मोर देन द वर्क डन अलोंग पाथ 3। वर्क डन इन पार्ट 2 इज मोर देन वर्क डन इन पाथ 3। ये गलत है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में हमको पता है कि जो वर्क डन है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है ना। और आप ये देखिए, आपको दो पाथ दिए हैं लेकिन दोनों पाथ के जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम है, तो इन दोनों में वर्क डन जो है वो सेम रहेगा। तो ये जो सी ऑप्शन है हमारी, ये गलत है। डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। द टोटल work done along path 3 and along BCA is equal to total work done along path 2 and along BCA। तो अब आप ये देखिए, पहले आप पाथ 2 में आए
और फिर अलोंग बी सी ए आई। ठीक है, एक ऑप्शन ये दे रहा है आपको, और एक ऑप्शन ये दे रहा है कि पाथ 3 से आए और फिर अलोंग बी सी ए आए। तो ये दोनों वर्क डन सेम होंगे, हाँ सेम ही होंगे, और दोनों जीरो ही होंगे, क्योंकि ये एक क्लोज पाथ है। तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट बी। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्यूशन जो है ये यहाँ पे लिख दिया है, तो ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हमको कंडक्टिंग वायर कहा गया है दैट कनेक्ट्स टू चार्ज कंडक्टिंग सफेयर सच दैट दे अटेन इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। The distance of separation between the two spheres is very large as compared to their radii. Find the ratio of magnitude of electric field at the surface of two spheres. तो ये हमको दो कंडक्टिंग स्फेयर दिए हुए हैं, और दो स्फेयर्स दिए हुए हैं, चार्ज स्फेयर्स, और दे आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। और इनका जो सेपरेशन है ना वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर रेडियाई। हमको दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड या जो मैग्नीट्यूड है उसकी रेशियोस निकालनी है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, जैसे हम ये कंडक्टिंग स्फीयर लगाएंगे तो ये इनके ऊपर जो चार्जेस है ना वो चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कब तक होते हैं, जब तक वो एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। तो ये हमें वो, वैसे वो इक्विलिब्रियम की ही कंडीशन दे रखी है कि जब वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो इसके ऊपर Q1 चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर फाइनल चार्ज जो है वो Q2 आएगा। और ये जो, जब ये दो कंडक्टिंग स्फीयर को आप किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ये तब तक चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तब तक चार्जेस का फ्लो रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं आ जाता। जब दोनों का पोटेंशियल सेम आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद कोई भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो हम देखेंगे इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ बिगर स्फीयर इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्मॉलर स्फीयर। ठीक है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक दोनों के बीच में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये हमको इक्विलिब्रियम के टाइम दे रखा है कि इस पर Q1 चार्ज है और इस पर कौन सा चार्ज है, Q2 चार्ज है। ठीक है, तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, दैट इज K Q/R। तो यह हो जाएगा हमारे पास K। अब Q1 जो कि बड़े वाला जो चार्ज सफेयर है उसका चार्ज है, और उसका रेडियस है R1, दैट इज इक्वल टू K Q2/R2। ठीक है, तो K से K तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया Q1/R1 इज इक्वल टू Q2/R2, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2। हमें उन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। और देखिए, क्योंकि दोनों स्फीयर एक दूसरे से बहुत दूर दे रखे हैं, तो एक चार्ज, एक स्फीयर पे जो चार्ज है, जैसे यहाँ पे Q1 चार्ज है, तो इसकी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं पहुंच रही है, और इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं पहुंच रही है, क्योंकि ये तो हमको एक ये कंडीशन इसीलिए दे रखी है कि उनका जो बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत लार्ज है, ताकि एक की इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम वैल्यू पुट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता ही है, K Q/R² होता है। तो हमने यहाँ पर Q1, जब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकालना था तो इसको Q1/R1² लिखा, और जब E2 निकालना है तो उसको लिखा K Q2/R2 का स्क्वायर। K से K कैंसल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास Q1/Q2 मल्टीप्लाई बाय R2² डिवाइडेड बाय R1²। अब Q1/Q2 को हम लिख सकते हैं R1/R2, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और ये R1 से ये वाला स्केयर कैंसिल हो जाएगा, R2 से ये स्केयर कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास में E1/E2 इज इक्वल टू R2/R1। ठीक है, तो ये इसका
सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो चार्जेस हैं। Q1 जो है वो नेगेटिव सोर्स चार्ज है, ये नेगेटिव सोर्स चार्ज है Q1। और Q2 जो है वो हमारा टेस्ट चार्ज है। जो टेस्ट चार्ज Q2 है वो इनिशियली पॉजिटिव है, ठीक है, शुरू में Q2 पॉजिटिव माना गया है और बाद में हम Q2 को मान रहे हैं नेगेटिव। ठीक है, पहले Q2 पॉजिटिव था टेस्ट चार्ज और फिर Q2 एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज है। तो क्वेश्चन है, will the potential at the position of charge Q2 due to source charge Q1 remains the same, increase or decrease? ये सोर्स चार्ज Q1 की वजह से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जब हम टेस्ट चार्ज को पहले तो टेस्ट चार्ज प्लस था, अब टेस्ट चार्ज माइनस हो गया। मैग्नीट्यूड नहीं चेंज किया हमने, मैग्नीट्यूड सेम रखा है, सिर्फ वैल्यू चेंज कर दी है। सोर्स चार्ज में कोई चेंज नहीं है, चेंज जो है वो टेस्ट चार्ज में है। तो पहले वो पूछ रहा है कि पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर। अब यहाँ पे ये क्यू क्या होता है, ये क्यू होता है सोर्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड ही नहीं ना करता। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है किसी भी पॉइंट पर, वो डिपेंड ही सोर्स चार्ज पे करता है। तो अगर हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव से नेगेटिव कर देंगे तो उससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर तो कोई असर नहीं होने वाला। तो इसका आंसर आएगा सेम रहेगा, ठीक है। अब यहां पर है सेकंड पार्ट कि भी पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, अब Q1 जो है वो है नेगेटिव और शुरू में Q2 जो है वो इनिशियली पॉजिटिव था, Q2 पॉजिटिव था। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। अब एक वैल्यू नेगेटिव है और एक वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये जब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो यू की इनिशियल वैल्यू जो आने वाली है मेरे पास वो नेगेटिव आने वाली है। उसके बाद में फिर देखिए के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। फिर Q1 भी नेगेटिव है और Q2 भी नेगेटिव है। तो जब ये नेगेटिव, दोनों को नेगेटिव नेगेटिव पुट करोगे तो u की वैल्यू जो है वो आपकी पॉजिटिव आने वाली है। यानी u की वैल्यू पहले नेगेटिव थी और अब u की वैल्यू क्या हो गई है, पॉजिटिव। ठीक है, तो यानी कि u की वैल्यू में तो चेंज आ गया है, u की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी लेकिन पोटेंशियल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका सोल्यूशन ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप भी इसको नोट कर सकते हैं। इसकी सोल्यूशन में एक चीज और भी मैंने यहाँ पर देखिए लिखी है कि इनिशियली जो एक एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है और इनका प्रोडक्ट जो है वो लेस देन जीरो है और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लेस देन जीरो है। और नेगेटिव और पॉजिटिव होने की वजह से ये एक अट्रैक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। फाइनली सोर्स चार्ज तो नेगेटिव ही रहा लेकिन आपका टेस्ट चार्ज भी नेगेटिव हो गया। अब जब दोनों नेगेटिव हो गए तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक रिपल्सिव सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इनिशियली जब अपोजिट चार्जेस थे तो वो एक बाउंड सिस्टम था। बाउंड मतलब क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो यानी वो बाउंड है। और बाउंड सिस्टम जो होता है वो लो एनर्जी का सिस्टम है। और लाइक चार्जेस जो है वो रिपल रिपेल कर रहे हैं, रिपेल करने से दूर जा रहे हैं। अब दूर जा रहे हैं तो बाउंड नहीं है ना, वो अनबाउंडेड हो गए। ठीक है ना, तो वो एक हाई एनर्जी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ये जो लाइंस हैं ये कांस्टेंट पोटेंशियल के रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो यूजिंग द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
फाइंड विच ऑफ दीज थ्री पॉइंट्स ए बी और सी विल हैव द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हम ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। या फिर अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, क्योंकि नेगेटिव साइन तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डिक्रीज इन पोटेंशियल की तरफ होती है। तो अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो डीवी बाय टी आर के बराबर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर ज्यादा स्ट्रोंग होगी जहां पर चेंज इन पोटेंशियल, देखिए 50 to 40, ये भी एक 10 वोल्ट का चेंज है, ये भी 10 वोल्ट का चेंज है, ये भी 10 वोल्ट के चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी 10 वोल्ट के चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमने ये देखना है कि वो 10 वोल्ट का चेंज जितने कम डिस्टेंस में आएगा। ठीक है, आपने दो पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। वो जितना कम रहेगा ना उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है ना, जितना ये कम रहेगा उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये बी पॉइंट में ये सबसे कम है, इसलिए बी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहां पर इसका मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है और ये बोला गया है कि जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया गया था तो उसकी कैपेसिटेंस सी थी, और फिर ये देन इट इज हाफ फिल्ड विद a dielectric medium of dielectric constant k is equal to 4। ठीक है, as in figure A and B, show that capacitance in figure A becomes 5C and capacitance becomes 4 by 5C due to introduction of the dielectric medium। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए आप कि ये जो कैपेसिटेंस है इसको मैं C1 नाम दे देता हूँ, और ये जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी है इसको मैं C2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पे इसको C1 नाम दे देता हूँ और इसको C2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब आप ये देखिए कि एक केस में C1 और C2 जो है वो पैरेलल में लगे हुए हैं, और एक केस में C1 और C2 जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं। कहाँ पे पैरेलल में लगे हैं और कहाँ पे सीरीज में लगे हैं इसका हम कैसे पता लगाएंगे? पैरेलल में आपको ये पता होना चाहिए, ये जब हम 10th क्लास में रेजिस्टेंस वगैरह भी आप पढ़ते हो तो आपको पता ही है कि भी पैरेलल में जब दो चीजें लगी होती हैं तो पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता, पैरेलल में वो सेम पोटेंशियल पर रहते हैं। ठीक है, ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसको मैं वी पोटेंशियल पे मान लेता हूँ। ठीक है, ये सारी ये थ्रू आउट वी पोटेंशियल पर है, और ये नेगेटिव प्लेट जो है ये जीरो पोटेंशियल पे है। अब आप C1 के क्रॉस देखो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस जीरो यानी कि V। और यहां पर भी आप देखिए C2 के क्रॉस भी वो कितना है, V माइनस जीरो यानी कि V। अब जब दो ऐसे कैपेसिटर हैं जिनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो जब सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाले होते हैं वो किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। और दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई किसी चीज की कैपेसिटेंस सी है तो और आप उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देते हो तो उसकी कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो क्योंकि हमने जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करी है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 4 है, तो ये C2 जो है ये 4 टाइम्स C हो जाएगा। ठीक है, और C1 रहा आपका C, और ये हो गया 4 टाइम्स C। ठीक है, और ये मैंने अभी आपको बता दिया कि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा, 5C। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर अगर मैं सेम कंसेप्ट लगाऊं तो ये
हायर पोटेंशियल ये थ्रू आउट वी है, और ये लो पोटेंशियल वाली प्लेट ये थ्रू आउट जीरो है। तो अब आप देखिए कि C1 और C2 ये दोनों मिलकर उसको V से जीरो कर रहे हैं। दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, V से जीरो कर रहे हैं। यहाँ पे इंडिविजुअली देखिए, C1 के क्रॉस भी V और जीरो था, और C2 के क्रॉस भी V और जीरो था। ऐसे वाले हमेशा पैरेलल में रहेंगे। जब ये दोनों मिलकर किसी पोटेंशियल का ड्रॉप करेंगे, तो ऐसे जो होते हैं वो होते हैं आपके सीरीज में। और सीरीज में जो फॉर्मूला है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो सीरीज का फॉर्मूला है वो ये रहा आपके सामने। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + C2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा C1 C2 अपॉन में C1 + C2। ये मैंने यहाँ पर दोनों की वैल्यूज पुट कर दी और ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर हमें कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखे हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है एट द पॉइंट A B and C इन फिगर ए, और फिगर बी में भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होगा चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि dV अपॉन में चेंज इन डिस्टेंस, कि वो कितने डिस्टेंस में वो चेंज इन पोटेंशियल हुआ। तो ए पॉइंट पे आप देखिए पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ, 40 - 30, और डिस्टेंस जो था वो 20 था। वैल्यू पुट करी तो ये आ जाएगा ½ V/cm। ऐसे ही ईबी निकाला मैंने, वो आया 30 - 20, और ये 10 सेंटीमीटर पे वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये आया 1 V/cm। ऐसे सिमिलरली मैंने ईसी के लिए किया, तो ये आया चेंज इन पोटेंशियल 20 - 10, और ये 5 सेंटीमीटर में ये जो डिक्रीज आया है, तो ये आएगा 2 V/cm। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है कि जिस तरफ पोटेंशियल आपका डिक्रीज कर रहा होता है। तो यानी यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यही डायरेक्शन है, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यही डायरेक्शन है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमको कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें चेंज इन पोटेंशियल तो पता लग गया कि ये 10 V का चेंज है। ठीक है, लेकिन ये कितने डिस्टेंस में है। अब डिस्टेंस जो है वो आप एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस का हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। ठीक है, तो ये नहीं है वो डिस्टेंस, ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। आपको ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। आपने ये परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये मैंने आपको नीचे करके दिखाया हुआ है। अब ये एंगल 30 डिग्री है, तो सिमिलरली ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये जो OB डिस्टेंस है इसकी मैं वैल्यू निकाल लूंगा। तो ये मैंने OB डिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये मेरे पास आया OB/OA इज इक्वल टू sin 30 डिग्री। ठीक है, OA जो है वो मुझे ये डिस्टेंस OA डिस्टेंस ये मुझे O, और इस पॉइंट को मैंने A नाम दिया, तो ये OA डिस्टेंस मुझे 5 जो है ये दे रखा है। तो यहाँ से मैंने OB की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो dV/dr, और dV आपको पता ही है कितना है, 20 - 10, 10 V, और dr जो है वो 5 sin 30 है। sin 30 की वैल्यू हाफ पुट करेंगे हम, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगी 4 V/cm। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सेकंड जो पार्ट है, इसमें अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने आपको बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ होती है जहां पर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होता है, मतलब इस तरफ 20 से 10 की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। चलिए, ये लाइन जो है वो 20 को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो है 10 को रिप्रेजेंट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो
वैल्यू है वो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो देखिए यहां से मैंने एक एक इस पॉइंट से 20 वाले पॉइंट से 10 वाले पॉइंट की तरफ एक मैंने परपेंडिकुलर गिराया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ये हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है। अब इसके हमने कंपोनेंट ले लिए। ठीक है। अब देखिए ये वाला एंगल तो हमारे पास 30 था, तो ये वाला एंगल 60 हो गया मेरे पास। ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी मेरी 4 वोल्ट, मैंने इसको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ई एक्स और ई वाई में मैंने इसको, ये ई एक्स और ये यहाँ पे मेरे पास आया ई वाई, इसमें मैंने इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देना है। ठीक है। तो ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया ई एक्स, क्योंकि ये माइनस आई कैप की तरफ है, और ई वाई जो है वो जे कैप हो गया। ठीक है। ई एक्स की वैल्यू कैसे कैसे निकालेंगे हम, देखिए ई एक्स, ई एक्स जो है वो एंगल के साथ लगता हुआ कंपोनेंट है। तो ये ऐसा कंपोनेंट कॉस वाला होता है ना, मतलब ई एक्स ई कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, और ई वाई जो है वो ई साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आपने कॉस 60 और साइन 60 वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास आगे ई एक्स और ई वाई की वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। ठीक है। अब ई एक्स जो है वो नेगेटिव आई कैप की, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और ई वाई जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है। तो ऐसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट में रिसॉल्व कर लूंगा। ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, और एक स्मॉल जो बॉल है दैट इज सस्पेंडेड बाय अ इंसुलेटिंग थ्रेड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। द थ्रेड मेक्स एन एंगल थीटा with the vertical at equilibrium. What is the potential difference between the capacitor plates? चलिए, तो ये क्वेश्चन है हमें, ये जो एक स्मॉल बॉल है, इसका मास m है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो है q। ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी फोर्सेस है जो एक्ट कर रही है। पहले तो ये थ्रेड में टेंशन फोर्स है, mg जो है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। क्यू ई जो फोर्स है वो इस तरफ एक्ट करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट होगी। ठीक है। अब ये टेंशन जो है इसको आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा टी कॉस थीटा, और ये वाला आ जाएगा कंपोनेंट आपके पास में टी साइन थीटा। इक्विलिब्रियम में ये सारी फोर्सेस जो हैं ये एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगी। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है, ये देखिए। जब ये बैलेंस आउट करेगी तो टी साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू क्यू ई, टी कॉस थीटा दैट विल बी इक्वल टू एम जी। यहाँ से हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाल दी, वो आ जाएगी क्यू ई बाई एम जी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वी बाई डी के बराबर होगी। ठीक है। वेयर वी इज द पोटेंशियल difference between the plates and d is the separation between the plates, v is equal to e मल्टीप्लाई बाय d हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे इस रिलेशन से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में टेन थीटा एम जी बाई क्यू। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा और ये मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमें ये दे रखा है गिवन बिलो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। इन द फिगर ए अ पॉजिटिव चार्ज q मूव्स फ्रॉम a to b in the direction parallel to the electric field। ठीक है। एक चार्ज जो है वो a से b की तरफ मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
और फिगर बी में जो है एक मास है, वो भी ए से बी की तरफ मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है। तो जो चार्ज फील्ड सिस्टम है दैट अंडरगोस अ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और जो मास फील्ड सिस्टम है दैट अंडरगोस अ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमें चार ऑप्शंस दे रखी हैं और हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि कौन सी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है। द चार्ज फील्ड सिस्टम लूजेस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, मास फील्ड सिस्टम गेन्स पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज फील्ड सिस्टम गेन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मास फील्ड सिस्टम लूजेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बोथ लूजेस एनर्जी, बोथ गेन एनर्जी। अब एक चीज देखिए, हमने एक एक अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर ये अर्थ है, ठीक है, हम किसी भी मास को ऐसे छोड़ते हैं तो वो मास जो है वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। ऐसे ही होता है ना, अगेंस्ट द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी थोड़ी जाता है, टूवर्ड्स द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी जाता है। तो ऐसे केस में उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है। ठीक है ना, अपनी mgh की वैल्यू को कम करता है ना वो। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई चार्ज भी मूव कर रहा है, ये कोई भी सिस्टम ऐसा है, यहाँ पे एक चार्ज सिस्टम है, यहाँ पे मास सिस्टम है, दोनों की टेंडेंसी सेम ही है। दोनों अपनी पोटेंशियल, अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों उसको क्या करना चाहते हैं, मिनिमम करना चाहते हैं। ठीक है। कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में आने के लिए अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करता है। ठीक है। नेचुरल टेंडेंसी किसी सिस्टम की यही रहती है, वो अपनी, कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं होता कि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाना चाहता है, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो, सिस्टम की यही टेंडेंसी है कि उसको वो मिनिमम करना चाहता है। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है सी। ठीक है। दोनों जो है वो अपनी जो एनर्जी है वो उसको लूज कर रहे हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है। और दैट इज चार्ज बाय सम पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। Q is the charge stored in the capacitor. Without disconnecting the battery, the plate of the capacitor are pulled apart to a largest distance of separation. What changes will occur in the following quantities? Will they increase, decrease, or remain the same? अब ये ये जो क्वेश्चन है, इसको ना आपने इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से नहीं, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग चीज है। यहाँ पे तो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंट्रोडक्शन से क्या चेंजेस आएंगे उसके बारे में पूछ रहा था। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब का इंट्रोडक्शन नहीं कर रहा वो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो प्लेट ऑफ द कैपेसिटर है उनको दूर कर दिया जा रहा है, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं इंट्रोड्यूस करी जा रही। ठीक है। तो इन इन चीजों पर क्या चेंज आएंगे, कैपेसिटेंस पे क्या चेंज आएगा बोलो। फॉर्मूला ये है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। आप प्लेट्स को दूर कर दोगे यानी आप डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। फिर चार्ज है, चार्ज पे क्या चेंज आएगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी। ठीक है। वी तो कांस्टेंट है क्योंकि बैटरी जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं की है, विदाउट डिस्कनेक्टिंग द बैटरी वी कांस्टेंट है। लेकिन अगर सी जो चेंज डिक्रीज हो गया तो क्यू भी डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस, अभी मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि उस पर क्या चेंज आएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पे इसलिए चेंज नहीं आएगा क्योंकि जब तक आप बैटरी नहीं हटाओगे तब तक पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई भी चेंज नहीं आने वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या चेंज आएगा, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पे चेंज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वी बाई डी। ठीक है। वी में कोई चेंज नहीं है, लेकिन आप सेपरेशन बढ़ा रहे हो तो डी बढ़ा रहे हो तो ई कम हो जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पे क्या फर्क पड़ेगा, उसका आप किसी भी फॉर्मूले से देख लीजिए, चाहे मैं हाफ सी वी स्केयर लगा देता हूँ, वी कांस्टेंट है लेकिन सी डिक्रीज कर रहा है तो यू भी डिक्रीज करेगा। या फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, हाफ क्यू इंटू वी। ठीक है। वी कांस्टेंट है लेकिन क्यू जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो यू डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है।
तो ये जो है मैंने इसका जो सोल्यूशन है ये यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसमें ऐसे ही इन्होंने एक कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक बनाया, कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक डालकर कैपेसिटर बनाया है, मतलब अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स डाले हैं जिनका अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये देखना है कि दोनों, क्योंकि दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक डाले हैं और दो अलग अलग ये कैपेसिटर बन गए हैं। ठीक है, तो ये एक C1 कैपेसिटर हो गया, ये C2 कैपेसिटर हो गया। तो अब ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो अभी मैंने आपको तरीका बताया था ना कि ये पॉजिटिव प्लेट होगी और ये नेगेटिव प्लेट होगी। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट को आप वी पोटेंशियल पे मान लो और नेगेटिव प्लेट को आप जीरो पोटेंशियल पे मान लो। ये थ्रू आउट इस पे वी पोटेंशियल है, इस पे थ्रू आउट जीरो पोटेंशियल है। अब दोनों मिलकर अगर वो वी से जीरो तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों जो हैं वो किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। और सीरीज में अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था क्या होता है, C1 C2 पॉन में C1 + C2। तो ये आ जाएगी दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो अगर हम C1 की बात करें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला आपको पता ही है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है तो के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, तो पहले कैपेसिटर के लिए के की वैल्यू 2K है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए एरिया है और जो सेपरेशन है वो है D/3। ठीक है, तो ये हम सारी जब वैल्यू पुट करेंगे तो C1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6 एप्सिलॉन नॉट KA/D। ठीक है, अभी सिमिलरली हम दूसरे कैपेसिटर के लिए कर लेते हैं। तो दूसरे कैपेसिटर के लिए हमारे पास डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो है K, और सेपरेशन जो ये वाली सेपरेशन दे रखी है ये दे रखी है 2D/3। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी 2D/3। जो C2 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 एप्सिलॉन नॉट KA/2D। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो जब आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे इसको आप सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 6 एप्सिलॉन नॉट KA/5D। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। ठीक है, जो भी इसमें से जो भी कॉमन होगा उसको कॉमन ले लेना, फिर बिल्कुल इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यहीं पर आज की क्लास में एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने डाउट्स जो है वो पोस्ट किया कीजिए। ठीक है, यहीं पर हम आज की क्लास एंड करते हैं।